अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th चैप्टर 1 हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री टॉपिक 1.1 प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो नॉलेज हम तक आती है, क्या साइंटिस्ट हमें जो नॉलेज देते हैं उसके लिए वो किन प्रिंसिपल्स और मेथड्स को फॉलो करते हैं। पहला है कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। इसके अकॉर्डिंग मास और एनर्जी को ना खुद से क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इसका मतलब है कि अगर हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन में अगर हम रिएक्टेंट का जितना मास यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्ट का जो मास है वो उतना ही होना चाहिए। ये बात सबसे पहले हमें एंटोनी लवॉइज़े ने 18th सेंचुरी में बताई थी। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो मैच नहीं कर रहा, इट मीन्स के कोई एरर है, हमें उस एक्सपेरिमेंट को रीचेक करना होगा। सेकंड है यूजिंग ऑब्जर्वेशंस एंड लॉजिकल थिंकिंग। केमिस्ट हमेशा लॉजिक को जो है वो यूज़ करते हैं, वो खुद से कोई बात नहीं बताते। जैसे अगर कोई मॉडल या थ्योरी आती है तो वो एविडेंस की बेसिस पे आती है। जैसे मेंडलीफ ने पीरियोडिक टेबल क्रिएट किया था तो वो उसने जब पैटर्न देखा एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ में तो उसको देखकर उसने जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उनको प्रेडिक्ट किया था। कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स, जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं केमिस्ट तो उसमें एक क्वांटिटी को वो चेंज करते हैं और बाकियों को कांस्टेंट रखते हैं ताकि चेक किया जा सके कि उस एक क्वांटिटी को चेंज करने से उसका अफेक्ट क्या आता है। जैसे अगर कोई मेडिसिन बनाई जाती है तो मेडिसिन में एक सब्सटेंस की क्वांटिटी को इंक्रीज, डिक्रीज या ऐड या रिमूव करके ये चेक किया जाता है कि उस चेंज से उस मेडिसिन पे क्या अफेक्ट होगा। पीयर रिव्यू, जब भी साइंटिस्ट कोई भी चीज़ रिसर्च करते हैं तो बाकी साइंटिस्ट सबसे पहले उसको रिव्यू करते हैं, रीचेक करते हैं उसको पब्लिश करने से पहले, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जो नॉलेज हम तक आए वो एक्यूरेट हो, रिलायबल हो और क्लियर हो। जैसे अगर कोई नया कैटलिस्ट डिस्कवर होता है तो सबसे पहले उसको रिव्यू किया जाता है, बाकी केमिस्ट उसको रिव्यू करते हैं, टेस्ट करते हैं एक्सेप्ट करने से पहले कि वेदर वो ठीक है भी या नहीं। बीइंग ऑब्जेक्टिव, साइंटिस्ट जो हैं वो पर्सनल बिलीव्स या ओपिनियन की बेसिस पे आंसर जो है हमें रिजल्ट्स नहीं देते, बल्कि वो फैक्ट्स को देखते हैं, डाटा को एनालाइज करते हैं एंड देन हमें रिजल्ट्स देते हैं। जैसे अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम खुद से अपनी ओपिनियन नहीं देते कि इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, बल्कि स्पेक्ट्रोमीट्री यूज़ की जाती है जिसमें प्रिसाइज मेजरमेंट के देखते हुए ही हम उसके मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करते हैं। स्केप्टिसिज्म एंड प्रूफ, साइंटिस्ट जो होते हैं वो स्केप्टिकल नेचर के होते हैं। इट मीन्स कि वो कोई भी ऐसी चीज़ जो एविडेंस के बगैर हो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हर एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट करते हैं ताकि वेरीफाई किया जा सके कि वो ठीक है। जैसे अगर कोई नया केमिकल या एलिमेंट या रिएक्शन डिस्कवर होता है तो सबसे पहले उसको टेस्ट किया जाता है ये चेक करने के लिए कि वेदर वो चीज़ जो है वो है भी या नहीं जो हम समझ रहे हैं और एक्सेप्ट करने से पहले। टॉपिक 1.2 एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक आइडिया पैराडाइम्स। व्हाट इज़ अ साइंटिफिक पैराडाइम? साइंटिफिक पैराडाइम हम उन आइडियाज़, मेथड्स या रूल्स को कहते हैं जिसको साइंटिस्ट फॉलो करते हैं नेचुरल वर्ल्ड में जो चीज़ हो रही है उसको एक्सप्लेन करने में या नॉलेज को स्टडी करने में या शेयर करने में। ये आइडियाज़ वक्त के साथ साथ चेंज भी हो सकते हैं अगर हमें ज़्यादा अच्छी एविडेंस मिले, जो हमारे नए एविडेंस हो, जो हमारे नए आइडियाज़ हो, अगर वो ज़्यादा बेटर हो तो हम उनको पुराने आइडियाज़ से रिप्लेस कर देते हैं। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स। जैसे कि पहला है द फ्लोजिस्टोन थ्योरी। 1700 तक हम फ्लोजिस्टोन थ्योरी को फॉलो करते थे रिगार्डिंग कंबशन एंड रस्टिंग। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो बर्निंग मटेरियल है उसके अंदर एक सब्सटेंस होता है फ्लोजिस्टोन जो वो बर्निंग के दौरान रिलीज़ करता है। और रस्टिंग कैसे होती है कि जब कोई सब्सटेंस डीफ्लोजिस्टिकेटेड एयर को एब्जॉर्ब करता है तो रस्टिंग होती है। एंटोनी लवॉइज़े ने इसको डिसअप्रूव किया था, जिसके अकॉर्डिंग जो कंबशन है और रस्टिंग है वो ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होता है सब्सटेंस तो होती है। तो
इस कंसेप्ट से हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कंसेप्ट आया था। हिस्टोरिकल मॉडल्स ऑफ एटम्स, साइंटिस्ट जो है उसने एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम को अपडेट किया था विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एक्सपेरिमेंट्स। पहला था प्लम पुडिंग मॉडल, 1904 में आया था। जे थॉम्सन ने हमें ये मॉडल दिया था। अकॉर्डिंग टू जे थॉम्सन, जो एटम का स्ट्रक्चर है वो एक पुडिंग की तरह है। जैसे कि प्लम्स होते हैं पुडिंग में, ऐसे ही एक पॉजिटिव चार्ज की पुडिंग है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लाइक प्लम्स प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं ये इस टाइप का उसने हमें एटम का स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें जो रेड एरिया है ये पॉजिटिव चार्जेस को, जबकि जो ग्रीन जो हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट ये जो मॉडल था इसको रदरफोर्ड मॉडल ने रिप्लेस कर लिया था 1911 में, जो अर्नस्ट रदरफोर्ड ने हमें दिया था। उसने गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया जिसके अकॉर्डिंग उसको पता लगा कि एटम में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है जो दरमियान में प्रेजेंट है और इलेक्ट्रॉन्स उसको सराउंड कर रहे हैं। फिर बोहर मॉडल आया और उसने हमें एनर्जी लेवल का कंसेप्ट दिया, क्वांटम मॉडल का कंसेप्ट दिया, और इसको अभी भी हम फॉलो कर रहे हैं। द पीरियोडिक टेबल, पहले हमें मेंडलीफ ने 1869 में पीरियोडिक टेबल दिया और उसने एलिमेंट्स को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मासेस जो था वो अरेंज किया और प्रिडिक्ट किया अनडिस्कवर्ड एलिमेंट को। बट फिर जब एटम का स्ट्रक्चर डिस्कवर हुआ, एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट आया, तो उसने जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसको दोबारा बनाया गया एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। एटॉमिक नंबर की बेसिस पे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिस पे एटम्स को अरेंज किया गया, क्योंकि ये हमें एक्सप्लेन करता था कि एटम का जो केमिकल बिहेवियर है वो किस तरह एक ख़ास पैटर्न में आ रहा है। टॉपिक 1.3 साइंटिफिक पैराडाइम्स इन केमिस्ट्री। टॉपिक 1.4 कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी इन केमिस्ट्री। साइंटिफिक पैराडाइम्स इन केमिस्ट्री, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि साइंटिफिक पैराडाइम्स वो सेट ऑफ आइडियाज़, रूल्स हैं जो साइंटिस्ट यूज़ करते हैं किसी भी केमिकल बिहेवियर को स्टडी करने के लिए, या ये स्टडी करने के लिए कि किस तरह एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे सब्सटेंस जो है वो बिहेव करते हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं। पैराडाइम्स हमें हेल्प करते हैं एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करने में, आइडियाज़ को टेस्ट करने में और रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने में। उसके अलावा अगर हमें कोई मटेरियल स्टडी करना होता है या कोई नया मटेरियल या टेक्नोलॉजी बनानी होती है, उसके लिए भी हम साइंटिफिक पैराडाइम्स का यूज़ करते हैं। पैराडाइम्स जो हैं ये हम एडवांस फील्ड्स में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मेडिसिन, मटेरियल साइंस, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में। कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी इन केमिस्ट्री, केमिस्ट जो हैं डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारा एक्सपेरिमेंट कितना अनसर्टेन है। उसके लिए डिफरेंट टूल्स हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। कॉन्फिडेंस इंटरवल हमें ये बताता है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो कितना प्रिसाइज है, हमारी मेजरमेंट कितनी ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.50 मोलर है और उसका जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो 95% है कि 0.48 से लेकर 0.52 मोलर के दरमियान वैल्यू होगी। इसका मतलब है कि 95% चांस है कि वैल्यू इस रेंज में लाई करेगी। पी वैल्यूज़ हमें हेल्प करती हैं ये चेक करने के लिए कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो स्टैटिस्टिकली कितना सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमारे पास एक नया कैटलिस्ट आता है और हमने ये चेक करना है कि कैटलिस्ट पुराने वाले कैटलिस्ट से कितना बेटर है, तो उसकी हम पी वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे हमें पता लगता है कि उसकी पी वैल्यू 0.01 है, तो 0.01 का मतलब ये है कि 1% चांस है कि जो न्यू कैटलिस्ट है वो रिज़ल्ट हमें रैंडम दे सकता है। इट मीन्स कि जो हमारा नया कैटलिस्ट है वो पुराने कैटलिस्ट से ज़्यादा बेहतर है। स्टैंडर्ड एरर एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, ये मेजर करता है डाटा कितना वेरी करता है। इसमें दो चीज़ें हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन एंड स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड डिविएशन शोज द स्प्रेड ऑफ इंडिविजुअल वैल्यूज़, जबकि स्टैंडर्ड एरर हमें डाटा की एक्यूरेसी के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल
हम एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं, जैसे कि हमने लिखा है 120 मेल्टिंग पॉइंट है। अब ये 120 जो है ये एक एवरेज वैल्यू है, क्योंकि अगर एक एक्सपेरिमेंट मेल्टिंग पॉइंट हम फाइंड करते हैं, एक्सपेरिमेंट बार बार रिपीट करते हैं, तो मे बी पहले हमारा कुछ एक्सपेरिमेंट्स में हमारा आंसर जो है वो 119.5 आता है, कुछ में 119.6 आता है, 119.7 आता है, 120 आता है, 120.1 आता है। तो डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स फाइंड करने के बाद हम एक एवरेज निकालते हैं तो हमें 120 आंसर मिलता है। तो ये जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आई हैं, जो 120 से कम थी, 120 से ज़्यादा थी, अगर इनमें डिविएशन ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा है। मतलब जो डेटा है अगर जितना वो वेरी करेगा तो स्टैंडर्ड डिविएशन ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर जो स्टैंडर्ड डिविएशन है 0.5 डिग्री है, इसका मतलब है कि हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट है। दूसरा है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का मतलब है, जैसे कि यहाँ पर हमने फाइंड किया कि स्टैंडर्ड एरर प्लस माइनस 0.1 डिग्री है। इट मीन्स के 0.1 डिग्री हमारा डाटा प्लस या माइनस, मतलब उसमें 0.1 का एरर आ सकता है। इट मीन्स के जो डाटा है वो एक्यूरेट है, एवरेज वैल्यू हमारी एक्यूरेट है। बेसियन प्रोबेबिलिटी। बेसियन प्रोबेबिलिटी जो है ये, अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो हमें ये बताता है कि कितना चांस है कि एक रिएक्शन होगा। इससे पहले हम एग्जांपल लेते हैं कि हम एक रिएक्शन स्टडी कर रहे हैं और पहले हमारा ये बिलीव था, स्टडी हमें ये बताती थी कि 60% चांस है कि रिएक्शन होगा। बाद में जो है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स या स्टडी के बाद हमें ये पता लगता है कि जो अकरेंस है वो 80% है। इट मीन्स कि हमने अपना डाटा अपडेट कर लिया है। क्वांटिफाइंग अनसर्टेनिटी, ये हमें बताता है कि हमारी जो हमारा डाटा है वो कितना रिलायबल है, हमारी मेजरमेंट कितनी ठीक है। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं कि एक कंसंट्रेशन है, जैसे कि एक कंसंट्रेशन है 0.250 मोलर प्लस माइनस 0.05 मोलर। इट मीन्स के जो हमारा डाटा है प्लस माइनस 0.05005 हो सकता है। इसका मतलब है कि जो हमारा रिजल्ट है वो 0.250 मोलर के बहुत ज़्यादा क्लोज है। टॉपिक 1.5 रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी इन केमिस्ट्री। रिपीटेबिलिटी का मतलब होता है कि सेम रिजल्ट हमें मिले एक ही कंडीशन में, एक ही लैब में। जैसे हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हैं, हम किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट चेक करना चाह रहे हैं और हम बार बार मेल्टिंग पॉइंट चेक करते हैं, एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं और हमें सेम मेल्टिंग पॉइंट मिलता है, कंडीशन सेम है, लैब सेम है, तो फिर इसको हम कहेंगे रिपीटेबिलिटी। इसका मतलब ये है जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो कंसिस्टेंट है और वेल कंट्रोल्ड है। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम एक एक्सपेरिमेंट हम डिफरेंट लैब्स में डिफरेंट कंडीशंस में करते हैं लेकिन हमें रिजल्ट सेम मिलता है। तो अगर रिजल्ट सेम मिले तो हम कहेंगे कि जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो रिप्रोड्यूसिबल हैं। जैसे हम कोई भी मेल्टिंग पॉइंट हम मेजर करते हैं और डिफरेंट लैब्स में डिफरेंट कंडीशंस में करते हैं और हमें रिजल्ट सेम मिलते हैं। इट मीन्स के जो हमारे रिजल्ट हैं वो रिलायबल हैं, वो एक लैब तक लिमिटेड नहीं हैं। क्यों ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जो रिपीटेबिलिटी होती है ये हमें बताती है कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो एक ही सेटिंग में रिलायबल है, जबकि रिप्रोड्यूसिबिलिटी हमें ये बताती है कि हम डिफरेंट लैब्स में भी अगर ये डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट कंडीशंस में भी एक्सपेरिमेंट करें तो हमारा जो रिज़ल्ट होगा वो सेम होगा। और इन दोनों को यूज़ करके हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं वो एक्यूरेट हैं, ट्रस्टवर्दी हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।